नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 के चैप्टर से स्टार्ट किया था। उसमें हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे, परंतु वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि चैप्टर थोड़ी लंबी थी। तो आज की क्लास में हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। NCERT विथ रजनी माय चैनल नेम। और हमारा जो आज का चैप्टर है वो है क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुल 16 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। कीट पकड़ने वाले पादप के घड़ा या घट किसका रूपांतरण है? ए जड़, बी पुष्प, सी तना और डी पत्ती। आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि पत्ती। कि यहाँ पर फिगर दिया गया है कि यह घड़ा जैसा, यह घट जैसा जो नज़र आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक घट में रूपांतरित पत्ती है, यानी कि एक प्रकार का पत्ती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते अर्थात अधोमुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कीटभक्षी पादप के उदाहरण विनस फ्लाई एवं सनड्यू। इसके घड़ा में पाचक रस एवं रोम पाया जाता है। सी है यानी 3, घट तना का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो आंसर दिया ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केवल कथन 3, यानी कि घट तना का स्वरूप है। जबकि अभी अब जस्ट हमने पढ़ा है कि घट जो है वो पत्तियों का स्वरूप है। ठीक है। तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। तो ये जो विनस फ्लाई ट्रैप और तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप लोग इसका नेट पर जाकर सर्च देख सकते हैं। इष्ट जो एवं छत्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहला है कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी विषाणु। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, कवक, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इसके पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधन तथा विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है? तो सबको पता है कि जो कवक की वृद्धि होती है वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वर्षा। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से इस कवक के बारे में नुकसान पर चर्चा करिए। तो ये बच्चों के लिए है। कवक के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बी, इसके बीजाणु सामान्यतः वायु में होते हैं। सी, इसकी पोषण प्रणाली मृत जीवी प्रकार की होती है। और डी, ये नम एवं उष्ण परिस्थिति में भी उगते हैं। कवक के बारे में ये आपको इसमें कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी सही हैं। यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बीजाणु सामान्यतः वायु में होती है। पोषण प्रणाली मृत जीवी प्रकार की होती है और ये नम तथा उष्ण परिस्थिति में भी उगते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वो किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। ठीक है।
कुछ जीवाणु एक दूसरे के साथ रहते तथा आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों को अवशोषण के में सहायता करते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इसे देख लेना अच्छे से कि कवक के बारे में अगर चर्चा की गई है तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 2-3 जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट कि किस ऋतु, कौन सी ऋतु इसके लिए अच्छी होती है, तो वर्षा ऋतु होती है। इसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होता है। मृतजीवी पोषण का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के पोषक तत्वों का वो उपयोग करते हैं, तो उसे हम सहजीवी संबंध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो अभी जस्ट हमने इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो यह सही है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो ये भी सही है। अभी जस्ट हमने कवक के बारे में ये चीज़ें जो पढ़ी, ये पॉइंट के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से गलत कथन को चुनना है। तो इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। तो इसका जो आंसर है, निम्न में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, यानी कि पहला और चौथा, यानी कि 1 और 4 जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि सहजीवी यानी शैवाल और कवक, पादप और जीवाणु। एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। और कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देता है, पोषक तत्व देता है, जल देता है, और बदले में जो शैवाल है वो संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन में भी ये आपको उदाहरण में आ गया। चना, मटर, मूंग, सेम अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। इसके बदले पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, उसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, यानी कि शैवाल और कवक सहजीवी संबंध है इसमें, और पादप और जीवाणु का सहजीवी संबंध है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसे हम देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन हैं इसमें भी थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं। आई थिंक ये एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो है प्राणियों में पोषण। पहला जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है। तो काटना, निगलना, चूसना या इनमें से कोई नहीं। अंतर्ग्रहण विधि यानी कि चूसना।
भोजन में अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी व मरमर या हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी में शिकार को समुच्चा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। 2 है, शरीर भोजन में पोषक तत्व प्रदान करता है एवं शरीर का द्वारा उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी में से कोई भी कथन सही नहीं है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है, ये गलत आंसर है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता था, इन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक होता था। निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। ये आपका जटिल पदार्थ है और इसको सरल पदार्थ में तोड़ा गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, न कि पोषण, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको टूटना जो होता है ना, वो विखंडन कहलाता है, और जो ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, वो पाचन कहलाता है। ये जटिल पदार्थ है और ये सरल पदार्थ में इन्होंने तोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट और कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? पहला है स्टारफिश, बी मरमर पक्षी, सी घोंगा, डी चींटी। मरमर पक्षी हमिंग बर्ड को कहते हैं। ठीक है, तो पहला है स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है, जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण यानी ग्रहण करना, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। मानव में पाचन शुरू होता है पहला अमाशय से, मुख से, ग्रसनी से या फिर छोटी आंत से। तो पाचन जो हमारा मुंह से ही शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में पाचन का सही क्रम क्या है? पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है क्षुद्रांत और डी आपका अमाशय। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि 1 2 4 3। यानी कि मुख गुहिका पहले नंबर पे है, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय और क्षुद्रांत। यानी कि ये जो आपका पाचन का सही क्रम है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रासिका, तीसरा है अमाशय और चौथा है क्षुद्रांत या जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी द्रांत यानी कि जिसे हम बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी हुई रहती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना कि कौन सी पहले है कौन सी बाद में है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। बी, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। शरीर के विभिन्न घटकों का पहचान भी क्रमिक रूप से होता है। यानी कि इसमें से असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कथन है पहला, आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। एक बार हम लोग इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग आंसर, सॉरी मतलब असत्य कथन ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत या बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और छठा है मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करती है। पाचन नलिका, जैसे कि जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है।
अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, यज्ञाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। यह एक असत्य कथन है। यहाँ पर इसका पूरा ये जो आपको इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कहाँ होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से एंड होती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।